आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी की चादर अजमेर दरगाह में चढ़ाने पहुंचे किरण रिजिजू। हिंदू सेना ने रोक के लिए कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, माता पिता की नहीं की देखभाल तो चली जाएगी ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। दिल्ली में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं, सरकार बनते ही करूंगा माफ। बिहार में परीक्षा रद्द कराने की मांग के बीच पटना के 22 केंद्रों पर बीपीएससी की आज री एग्जाम। चीन में एचएमपीवी वायरस ने बरपाया कहर, अब सफाई में ड्रैगन बोला ये सर्दियों में होने वाली बीमारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर लेकर आज अजमेर शरीफ पहुंचे। आज सुबह वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर अजमेर रवाना हुए। 813वें उर्स पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। इस दौरान दरगाह इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी अब तक 10 बार चादर भिजवा चुके हैं। यह 11वीं बार है। अजमेर दरगाह से पहले रिजिजू ने जयपुर में दिए एक बयान में कहा कि अजमेर में उर्स के दौरान दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाने का मौका मुझे मिला है। बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुजुर्गों को लेकर बहुत अहम फैसला सुनाया है, जिसमें बुजुर्गों को खासा फायदा होने वाला है। साथ ही इस फैसले के बाद बच्चे बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ऐसी उम्मीद की किरण सामने आई है। भारत में भी ऐसे बहुत केस सामने आए हैं जहां माता पिता के बच्चे के नाम प्रॉपर्टी करने के बाद बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चों को अब माता पिता की प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट दिए जाने के बाद एक शर्त उसमें शामिल होगी कि वो माता पिता का ख्याल रखें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और अगर बच्चों ने ये चीजें नहीं की और माता पिता को उनके हाल पर ही अकेला छोड़ दिया तो उनसे सारी प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट वापस ले लिए जाएंगे। कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने की जरूरत पर जोर देते हुए इस फैसले को सामने रखा है। कई पेरेंट्स को उनके बच्चे प्रॉपर्टी और गिफ्ट लेने के बाद नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर बच्चे पेरेंट्स की देखभाल करने में विफल रहते हैं तो माता पिता ने उन्हें जो प्रॉपर्टी और गिफ्ट दिए हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा संपत्ति का ट्रांसफर शून्य घोषित किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर पेश करने पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, वो दरगाह नहीं है। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये
इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा ये। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोटक से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक केमिकल्स को मिलाने की प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिससे कई रूम पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अधिकारियों के अनुसार अग्निशमन और बचाव विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। इस फैक्ट्री के 35 कमरों में 80 से अधिक मजदूर काम करते हैं। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री अब पनायकनपट्टी पंचायत के वैमयपुरम गांव में है, जिसे बालाजी नामक व्यक्ति चलाता है। यह घटना उस समय हुई जब फैक्ट्री में काम चल रहा था और कर्मचारी अपने नियमित काम पर लगे हुए थे। मरने वालों की पहचान वेलमुरुगन, नागराज, कन्नन, कामराज, शिव कुमार और मीनाक्षी सुंदरम के रूप में की गई, जो विस्फोट में जलकर मर गए हैं। इसके अलावा एक अन्य शख्स को गंभीर स्थिति में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस महोत्सव में शामिल कलाकारों और कारीगरों से बातचीत की। दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि ये आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय है। विकसित भारत के लिए गांवों का समृद्ध होना जरूरी है। गांव आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो गाँव में जिया है वो गाँव को जीना जानते हैं। 14 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि मुकेश की हत्या कर उनके शव को पानी की टंकी में छिपाया गया था, जिससे शुक्रवार को पुलिस ने बरामद कर लिया था। मुकेश 1 जनवरी से लापता थे। परिजनों ने इस मामले में शिकायत भी बीजापुर पुलिस से की थी, जिसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। इस मामले में सीएम ने कहा है कि मैं दोबारा ये बात दोहराता हूं कि बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश की हत्या में शामिल किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाए और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत से कार्रवाई की जा रही है। ये जघन्य घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। मैं मुकेश के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, उनके साथ इस कठिन समय में खड़ा हूँ। साय ने कहा है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और इसकी आजादी और सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं यह दोहराता हूं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैंने राज्य के मंत्री केदार कश्यप को निर्देश दिया है कि वो तत्काल बीजापुर जाकर युवा पत्रकार मुकेश के पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस हत्याकांड के मामले में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, बीजापुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का हत्यारा मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा और आप दोनों से उब चुकी है। लोग वही विकास चाहते हैं जो शीला दीक्षित के समय हुआ था। जनता ने मन बना लिया है कि अब विकास के लिए, प्रगति के लिए कांग्रेस की बारी है। जनता दोनों से उबी हुई है। भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री सब झूठे वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं। कोई दूसरा पूरा करने की कोशिश करे तो उसमें बाधा भी बनते हैं। ये हमने कर्नाटक, हिमाचल में देखा है। तो आज जनता चाहती है कि जो आज से 12-13 साल पहले शीला दीक्षित जी के शासनकाल में जिस तरीके से विकास हुआ था, आज वो विकास नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से विकास होना चाहिए।
इसके लिए ज़रूरी है कि जनता ने कच मन बना लिया है कि बहुत देख लिया आम आदमी पार्टी, बहुत देख लिया भाजपा, अब विकास के लिए, प्रगति के लिए, सबकी बराबरी के लिए कांग्रेस की बारी है। दशकों से आप केजरीवाल साहब। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण ठंडी पड़ रही है। शुक्रवार को राजधानी कोहरे की चादर से ढक गई। सड़क से लेकर हवाई यातायात तक प्रभावित हुआ। घने कोहरे की वजह से कई इलाकों में शुक्रवार को विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 470 फ्लाइट में देरी हुई। आईजीआई के एक अधिकारी ने बताया कि 400 से ज़्यादा उड़ाने के परिचालन में देरी हुई है। हालांकि किसी भी फ्लाइट को डाइवर्ट नहीं किया गया है। उधर 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। हालांकि भारतीय रेलवे ने रखरखाव और मरम्मत कार्य सहित अन्य कारणों से ट्रेन रद्द करने की बात कही है। एयरपोर्ट पर 470 फ्लाइट्स में देरी हुई है। एयरपोर्ट पर अभी भी विजिबिलिटी कम है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सुबह 11 बजे पोस्ट में कहा है कि यात्रियों से अनुरोध है कि वो फ्लाइट्स के बारे में किसी भी जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। उधर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति रहेगी। शुक्रवार को AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। 10 केंद्रों पर ये 400 से ज्यादा होने के साथ गंभीर श्रेणी में भी दर्ज किया गया। इसमें जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नेहरू नगर, ओखला, फेज 2, पड़पड़गंज और पंजाबी बाग शामिल है। CPCB का कहना है कि दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 371 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का दावा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल और आप के द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं में से एक ने कहा कि हम पंजाब के गुरुदासपुर से आए हैं, वहाँ के लोग गरीब हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हर महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था। उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई। अब इस पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। तो पंजाब के मैं लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम दिल्ली की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आगाह करने के लिए आज ये पंजाब से स्पेशली यहाँ आए हैं और आपके बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है। निश्चित ही ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यही केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं 3 साल पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1000 रुपये हम हर महिला को देंगे। आज 3 साल बीतने को उनको 1 पैसा आज तक मिला नहीं है। तो कैसे ये आप और पिछले 11 साल से आप दिल्ली में हैं, अगर महिलाओं के बारे में सोचना था तो 11 साल पहले से आपने क्यों नहीं सोचा? आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से एक और वादा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप वापस सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के पानी के बढ़े हुए बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध करा रही है। 12 लाख से अधिक परिवार को पानी 0 का बिल मिलता है, लेकिन मेरे जेल जाने के बाद मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया। उन्होंने कुछ गलत किया और लोगों को हर महीने हजारों लाखों रुपए के पानी के बिल आने लगे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 29 उम्मीदवारों की इस सूची में अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा तो कलकाजी सीट से रमेश को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आप से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को विजयवासन से उम्मीदवार बनाया गया है। आज बीजेपी ने घोषणा किया है सीट का, कालकाजी से आपको उम्मीदवार बनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है
कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन 10 केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर चुकी है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची 21 दिसंबर और 26 उम्मीदवारों की दूसरी सूची 25 दिसंबर को जारी की थी। 2013 में आखिरी बार कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी। इस बार मजबूत वापसी के लिए वह सही कैंडिडेट चुनने पर जोर दे रही है। इस क्रम में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उम्मीदवार बनाने को मंजूरी दे दी। अपनी उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया देते हुए अलका लांबा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी को अस्थायी सीएम बताया। देखिए, आपने ठीक कहा, पहला चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ा, उसके बाद 2003 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने लड़ा और ये मेरा 5वां चुनाव है। इस पूरे 30 साल की राजनीति में संवैधानिक पद को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को टेम्परेरी शब्द से नवाजा जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था, और किसी आम राह चलते आदमी ने नहीं। दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग के बीच आज पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की पुनर्परीक्षा हुई। बीपीएससी की पुनर्परीक्षा के लिए 12,000 में से 7,000 अभ्यर्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। बीपीएससी की पुनर्परीक्षा के बीच पटना के गर्दनी बाग इलाके में पिछले 16 दिनों से आंदोलन का धरना अभी भी जारी है। हालांकि पहले के मुकाबले काफ़ी कम संख्या में ही छात्र इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। देशानुसार पटना उच्च न्यायालय निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है। हम लोग रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या कार्रवाई जरूरी। पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब कोविड हुआ था तब नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद जनता का अवसर आया तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। उन्हें सिर्फ 42 सीटें ही मिली हैं। जनता के वोट की चोट 5 साल तक रहती है। एग्जाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्जाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे का विरोध कर रहे पीथमपुर में हालात सामान्य हो गए हैं। सुबह सुबह बस स्टैंड स्थित धरना स्थल खाली दिखाई दिया।
दुकानें भी खुली रही। लोग दफ्तरों और फैक्ट्रियों में अपने काम पर वापस लौटे हैं। बता दें कि पीथमपुर में नष्ट किए जाने वाले जहरीले कचरे के विरोध में आमरण अनशन चल रहा था। बता दें कि सीएम मोहन यादव की देर रात बैठक के बाद ये अनशन खत्म हुआ है। शासन प्रशासन के लोग हमारे पास आए थे। आदरणीय डीएम साहब, एसपी साहब हमारे पास आए थे। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें आश्वस्त किया है कि ये सब जो भी हो रहा है ये वैज्ञानिकों और न्यायपालिका के तहत काम किया जा रहा है और पीथमपुर के लोगों के साथ गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हमें 6 तारीख को न्यायपालिका में कोर्ट में हमें जवाब देना है। हम ये कचरा अभी पीथमपुर में इसे नहीं जलाएंगे। आदरणीय सीएम साहब का भी बयान आया कि हम पीथमपुर के लोगों के साथ गलत नहीं करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन पीथमपुर। चीन में एचएमपीवी के फैलने से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके लक्षण फ्लू जैसे हैं जो कोविड-19 के समान है। इस पर दुनिया के अलग अलग देश नजरें बनाए हुए हैं। वहीं चीन ने देश में बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप संबंधित खबरों को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि सर्दियों के दौरान होने वाली सांस संबंधित बीमारियों के मामले पिछले साल की तुलना में इस साल कम गंभीर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशियों के लिए चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने देश में इन्फ्लुएंजा ए और अन्य सांस संबंधी रोगों के फैलने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि सर्दियों के मौसम में सांस संबंधी संक्रमण चरम पर होता है। चीन में एचएमपीवी के फैलने से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके लक्षण फ्लू जैसे हैं और ये कोविड-19 के समान है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों में मास्क पहने लोगों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे 5 साल पहले कोविड प्रकोप की यादें ताजा हो गई हैं। कोविड की तरह एचएमपीवी के प्रकोप ने भी संभावित वैश्विक महामारी की चिंता पैदा की है। चीन ने ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रेस बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सर्दियों में श्वसन संक्रमणों का प्रकोप सामान्य है और चीन में यात्रा करना सुरक्षित है। गजा में गुरुवार रात और शुक्रवार को हुई इजरायली हमलों में कम से कम 42 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल और आपातकालीन कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी है। अल अक्सा शहीद अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि मध्य गजा के नुसेरात, जवैदा, मगाजी और दीर अल बलाह में हुए हमलों में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। एक दिन पहले हुए इजरायली हमलों में इन इलाकों में दर्जनों लोग मारे गए थे। मदारजी शरणार्थी शिविर में अब्दुल रहमान अल नबरीसी ने कहा है कि हम मिसाइल हमले की आवाज सुनकर जागे। हमने पाया कि पूरा घर तहस नहस हो गया है। हमास के सुरक्षा अधिकारियों और इजराइल द्वारा घोषित मानवीय छेद पर हमले हुए हैं। शुक्रवार सुबह इजरायली लोगों को भी हमले का सामना करना पड़ा। इजराइल ने कहा है कि यमन से देश में मिसाइलें दागी गई, जिससे यरूशलेम और मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और लोग भागकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। किसी के घायल होने या नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। हालांकि यरूशलेम में मिसाइल या इंटरसेप्ट से होने वाले विस्फोट की हल्की आवाज सुनी जा सकती है। इजराइल की सेना ने कहा है कि एक मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। इन हमलों के जारी रहने के बीच युद्ध विराम की बातचीत के प्रयास फिर शुरू होने की उम्मीद है। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा है कि उन्होंने मोसाद खुफिया एजेंसी, शिन बेट अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी और सेना के एक प्रतिनिधिमंडल को कतर में होने वाली वार्ता के लिए अधिकृत किया है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।